हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विजी के क्लासेज में। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नए बेस पर। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पीडीएफ से, यानी मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड पर। बोर्ड पर एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। मोबाइल स्क्रीन पे क्या होता है, कुछ पॉइंट क्लियर हो पाते हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं, और बोर्ड पर हम लोग सारे पॉइंटों को क्लियर करेंगे, सारे डाउटों को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है या परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो परिश्रम या प्रयास अकेले नहीं होता है, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो इससे हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे और अच्छे से आपके डाउट को भी क्लियर कर पाएंगे। सपोर्ट आपका, यानी आपको डेली पढ़ना है। सपोर्ट हम ये नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, ये भी नहीं चाहिए मुझको। सपोर्ट है कि आप डेली पढ़िए, जो कुछ भी पढ़ाया जाए डेली पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जब आप लोग पॉइंटों को अच्छे से एक बार खुद से सेल्फ स्टडी क्लियर करेंगे तो यहां पर भी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे नए बेस पर, और नए बेस के साथ नया टॉपिक भी है, क्या, समास। अब देखिए जो हमारा टॉपिक समास है, इससे फिर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, या समास का विलोम क्या होता है। समास की परिभाषा तो सभी को आती है, आम बात है कि दो शब्दों के मेल से समास बनता है। जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं उनको ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। अब जैसे यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो एक यहीं पर एक और प्रश्न बनेगा, डाउट रहता है इसमें कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विशेषकर यूपी पैट वाले ध्यान दें, यूपी पैट में इससे एक प्रश्न लिया जाता है, क्योंकि यूपी पैट में हिंदी 5 नंबर की ही पूछी जाती है, लेकिन पढ़ना सारा पड़ता है। तो विशेषकर यूपी पैट वाले ध्यान दें, समास ये क्या होता है, हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सा समास है, किसमें बहुब्रीहि समास है, किसमें तत्पुरुष समास है। तो हम लोग जानेंगे जब इसको पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समास, अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। समास का विलोम विग्रह नहीं करना है। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि समास विग्रह किया जाता है तो इसका विलोम भी विग्रह हो जाएगा, नहीं, इसका विलोम व्यास होता है। ठीक है, और संधि का हो जाता है विग्रह या विच्छेद। यहां पर डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। अब पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना या समझौता करना।
क्या होता है? मेल करना या समझौता करना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहीं पर पूछा जाए कि जो समास शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ध्यान देना है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए, शब्द ना पूछकर पूछा जाए कि समास का संधि विच्छेद कीजिए, तो समास का संधि विच्छेद होगा शम धन आश बराबर क्या हो जाता है? समास। शम धन आश बराबर हो जाता है समास। जब इसमें ये दो शब्द हैं, समास दो शब्दों से मिलकर बनता है या संधि विच्छेद होता है शम धन आश, तो ये दो शब्द निकल कर आए, तो इन दोनों के अपने अलग अलग अर्थ भी होते हैं। क्या होता है? इन दोनों के अपने अपने अलग अर्थ भी होते हैं। तो इसका सम का अर्थ होता है पाश और आश का अर्थ होता है बैठाना, यानी पाश पाश बैठाना। ठीक है, क्लियर हुआ? शम का अर्थ क्या होगा? शम का अर्थ होगा पाश, और जो आस जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ हो जाएगा बैठना। राइट, क्लियर हुआ? चलिए, तो देखिए इस समास से कितने प्रश्न क्लियर हुए आपको? एक समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक समास का विलोम क्या होता है, एक समास का संधि विच्छेद क्या होता है, या समास कितने शब्दों से मिलकर बनता है, और इसमें कौन कौन से इसके अर्थ होते हैं। क्लियर हुए? ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो समास की परिभाषा बनेगी कि जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहां क्या होता है? समास होता है। क्लियर हो? या सार्थक अर्थ देते हैं, तो वहां क्या होता है? समास होता है। राइट, तो नोट कीजिएगा इसकी डेफिनेशन। इसकी परिभाषा बनेगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है। कैसा शब्द? सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर डाउट होगा आप लोगों को, संधि और समास में बस थोड़ा सा अंतर है। संधि में क्या होता है? संधि में वर्णों का मेल होता है, तब जाके संधि बनती है। और जो हमारा समास होता है, इसमें किसका मेल होता है? इसमें शब्दों का मेल होता है। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे उदाहरण देखिएगा इसका। हमने इसमें उदाहरण लिया राजपुत्र। क्या? राजपुत्र। अब पूछा जाए कि इसका समास विग्रह क्या होगा, या पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का
पुत्र। राइट। अब इसमें पूछा जाए कि समास कौन सा है, तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। राइट। चलिए अब देखिए, जो हमारे समास हैं इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। कौन कौन से पद होते हैं? दो। एक पद होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, यानी पहले वाला और बाद वाला। पूर्व पद मतलब पहले वाला, उत्तर पद यानी बाद वाला। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया था राजपुत्र। अब आप इसमें कहोगे कि इसमें पद कहां है? तो देखिए, जब हमने इसका विग्रह किया, राजपुत्र का विग्रह किया हुआ राजा का पुत्र, तो इसमें देखिए दो पद निकल कर आए। कौन कौन से? राजा, एक पद निकला पुत्र। क्या निकला? पुत्र। अब देखिए इसमें दो पद निकल कर आ गए। अब हमें देखना इसमें ये है कि इसमें कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद अप्रधान है। ठीक है। तो देखिए इसमें किसको प्रधानता दी गई? राजा का पुत्र, यानी इसमें पुत्र को प्रधानता दी गई। तो हम मानेंगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद इसमें कैसा होता है? अप्रधान, और दूसरा प्रधान होता है। ठीक है। तो समास में कितने पद होते हैं? समास में, नोट लिखिएगा इसमें, नोट नंबर 1, समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद, पहला हो गया पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। राइट। क्लियर हुआ आपको? पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक। यानी समास का पहला पद और ये उत्तर पद यानी दूसरा पद या बाद वाला पद। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पर पूछा जाएगा इसमें कौन से पद प्रधान है, कौन से अप्रधान है। ये प्रधानता होती क्या है? यानी जिस पद को महत्व दिया जाता है, जिस पद की आवश्यकता होती, जिस पद को इसमें देखा जाता है, वही क्या होती है? उसी पद को क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और बचा है, विग्रह। विग्रह क्या होता है? जब हम कोई सामासिक पद लेते हैं तो उसका जब अलग अलग करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? विग्रह करना पड़ता है। तो विग्रह क्या होता है इसको भी जानिएगा। विग्रह, विग्रह के नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, बिखेरना। क्या है? बिखेरना। किसको बिखेरेंगे? पदों को। दो पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। नोट कीजिएगा, दो पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे इसमें देखिए, हमने लिया इसमें नील
कमल। उदाहरण देखिए हमने लिया इसमें क्या, नील कमल। अब देखिए इसमें विग्रह के, इसको किस प्रकार इस सामासिक पद का विग्रह करेंगे। नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल। तो इसमें क्या हुआ, इन दो पदों को अलग अलग कर दिया गया। किस प्रकार देखिए, नीला है जो कमल। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पद क्या है, पहला पद इसमें दिया गया है नीला और दूसरा पद दिया गया है कमल। ठीक है, तो ये हमारा था सामासिक पद और ये क्या कर दिया गया, इसका विग्रह कर दिया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया, यानी बिखेर दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे, इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले ली सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे समास के प्रकार। अगला पॉइंट बनाइएगा आप लोग, प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। ये नोट किया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग डेली बोर्ड पर ही क्लास करेंगे। जितनी भी क्लासें होंगी सभी क्लासें ऑन बोर्ड पर ही होने वाली हैं। ओके, चलिए देखिए आपको डेली पढ़ना है, एक दिन पढ़ना एक दिन ना पढ़ना, इससे आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो इससे कोई भी पॉइंट भी क्लियर नहीं होगा, ना ही कोई आपको पढ़ा सकता है। आपको डेली पढ़ना है और डेली क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, देखिए जब आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि बच्चों को और अच्छा दूं और अच्छा कंटेंट दूं और अच्छे से समझाऊं कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये तो सभी ने पॉइंट बनाया। क्या, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। हमने भी आपको बताया था कि प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं समास, और पूछा जाए कि समास के कितने प्रकार होते हैं तो यहाँ दो प्रश्न अलग अलग बनते हैं। तो इनको हम लोग क्लियर करेंगे किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, आपको रहना है क्लास के अंत तक, जितना पढ़ाया जाए आपको हमारे साथ रहना है। जितने भी आपके डाउट रहेंगे, देखिए डाउट रहेंगे जब आप क्लास को नहीं पढ़ेंगे तब, जब आप क्लास को पूरा पढ़ेंगे तो आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे। अगर रह भी जाते हैं तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, चलिए तो देखा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तो प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रधानता के आधार पर? तो प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। क्लियर हो गए? अब कौन कौन से होते हैं ये क्लियर करना है। ओके, चलिए अब देखिए ये चार प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। किसके? प्रधानता के आधार पर
समास के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखिए चार कौन कौन से हैं। पहला है अव्ययभाव समास। पहला कौन सा आएगा इसमें? पहला आएगा अव्ययभाव समास। और दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। कौन सा है तीसरा? तीसरा है द्वंद्व समास। और चौथा प्रकार बनेगा, अंतिम प्रकार बनेगा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। क्लियर हुआ? अब आप लोग जान गए प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। क्लियर हो गए? तो प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गए? अब देखिए इसमें प्रधानता के आधार पर किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यही होती है प्रधानता। इसमें देखा जाएगा किस पद को प्रधानता दी जाती है, किस समास में कौन सा पद होगा, कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा अप्रधान होगा। ओके, चलिए अब देखिए इसमें जो हमारा पहला दिया गया है अव्ययभाव समास। कौन सा है? अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। नोट कीजिएगा, पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। राइट। अब तीसरा है इसमें द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा है? तीसरा है इसमें द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखा जाए कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन कौन से? उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। किसके? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब आता है चौथा प्रकार बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि किस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। तो एक ऐसा समास है जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं या दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। कौन से पद को इसमें प्रधानता दी जाती है? तो उसमें किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इसमें तीसरा पद कौन निकल के आया? तो तीसरा पद निकल के आया शिव जी। निकला या नहीं? तो प्रधानता इसमें किसको दी गई? शिव जी को, यानी महादेव को दी गई या नहीं?
तो इसमें तीसरे पद को प्रधानता दी गई है, तो यहाँ पर बनेगा बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। कौन से समास के? बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब क्लियर हो गए? किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, ये भी आप लोगों ने जान लिया। और कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और इन समासों में किस समास में किस पद को प्रधानता दी गई है, कौन से समास में कौन सा पद अप्रधान होगा और कौन से पद को प्रधानता दी जाती है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। सॉरी। तो अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास का पहला पद यानी पूर्व पद अप्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है यानी दूसरा पद होता है उसको क्या प्रधानता दी जाती है, यानी दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन। जब इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या हो जाता है? तो इसका विग्रह हो जाता है भाई और बहन। इनका देखिए संबंध क्या है? संबंध एक जैसा ही है, एक ब्लड से संबंधित है, तो इसमें दोनों को प्रधानता दी जाएगी। ये एक ही माता पिता की संतान है, ना कोई इसमें ऊंचा है और ना ही नीचा है। तो ऐसे समास किसमें जाएंगे? तो ऐसे समास जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। क्लियर हुआ? और चौथा प्रकार है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न यहीं पर पूछा जाएगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। अगला पॉइंट बनाइएगा आप लोग। समास के प्रकार। समास के प्रकार ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, समास के प्रकार। लेकिन कभी ये भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों क्लियर करने होंगे। ठीक है? सॉरी। तो समास के प्रकार, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा। पहला है अव्ययभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अब आप कहोगे मैम आपने ये 4 ही लिखा है, 2 और कहां गए हैं? तो देखिए 2 कहीं नहीं गए हैं। जो हमारा दूसरा प्रकार है प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास, ये जो तत्पुरुष समास है हमारा इसमें ये वाला, इससे 2 अन्य समास और निकल कर आते हैं। 2 अन्य समास की उत्पत्ति तत्पुरुष समास से होती है। किस समास से होती है? तत्पुरुष समास से होती है। अब वो 2 समास हैं कौन कौन से? तो देखिए पहला है इसमें
द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और दूसरा है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने इसके पद भी जान लिए कैसे होते हैं, कौन सा पद प्रधान होता है, किसमें कौन सा पद अप्रधान होता है। अभी आपने इसमें नहीं जाना है द्विगु समास और कर्मधारय समास में कौन से पद प्रधान होते हैं और कौन से पद अप्रधान होते हैं। तो देखिए, इसमें कोई क्लियर करने वाली बात है ही नहीं, हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं तत्पुरुष समास से। देखिए, जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास से ही द्विगु समास और कर्मधारय समास की उत्पत्ति होगी। तो इसमें सीधी सी बात है कि जिस समास का पद प्रधान हो, जिस समास से जिस समास की उत्पत्ति होगी, तो वैसे ही तो समास के पदों की प्रधानता मिलेगी या नहीं मिलेगी? सेम वैसे ही मिलेगी। आपका जन्म जिस कुल में हुआ है, आप उसी कुल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जन्म के बाद आपका कुल चेंज हो जाएगा? तो जन्म के बाद कुल चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे ये क्या है? समास है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में इसमें दिया गया था, बताया गया है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो द्विगु समास और कर्मधारय समास के भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे। कौन से पद प्रधान होंगे? इन दोनों के उत्तर पद ही प्रधान होंगे। ठीक है। उत्तर पद प्रधान होते हैं किसके? कर्मधारय और द्विगु समास के। क्लियर हुए? अब देखिए, एक बार फिर से देखिए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अन्य दो और कौन कौन से हैं? द्विगु समास और कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो इन दोनों समास के भी क्या होंगे? उत्तर पद प्रधान होंगे। ठीक है। द्विगु समास का और कर्मधारय समास का और तत्पुरुष समास का, ये तीन ऐसे समास हैं जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी दूसरे पद को प्रधानता दी जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बचा हमारा अंतिम प्रकार है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए, इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसमें जानेंगे अव्ययभाव समास के कौन से पद प्रधान होते हैं, कौन से पद अप्रधान होते हैं। चलिए, क्लियर सभी ने स्क्रीनशॉट? अब आप लोग अगला पॉइंट बनाइएगा, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। ठीक है। चलिए, समास का पहला प्रकार है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा। इस समास का
पूर्व पद प्रधान होता है। कैसा पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और ये अव्यय से जुड़ा होता है। अव्ययीभाव समास किससे जुड़ा होता है? अव्यय से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अव्ययीभाव समास। और इसके पूर्व पद में उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? अव्ययीभाव समास में। ठीक है, तो ऐसे सामासिक पद के समास के अंतर्गत जाएंगे, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जाएंगे। तो नोट कीजिएगा इसको। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अव्यय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अव्यय से जुड़ा होता है और पहले पद में उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। पहले पद में उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अव्ययीभाव समास में नोट डालकर लिखिएगा। जिस समास में बारंबारता होती है, जिस सामासिक पद में क्या होती है? बारंबारता होती है, वहां पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। इस समास में बारंबारता होती है। जैसे बारंबारता क्या होती है? कोई भी शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, क्या? बार बार। क्या? बार बार। ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जैसे जैसे, क्या है? जैसे जैसे। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोग ये नहीं कहना है कि जिस समास में योजक चिन्ह आ जाता है वह समास द्वंद्व समास के अंतर्गत, वह पद द्वंद्व समास के अंतर्गत चले जाते हैं, तो ये रूल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर? देखिए, होता है योजक चिन्ह द्वंद्व समास प्रयुक्त होता है, वो किस प्रकार होता है, जब हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपने जान लिया।
अव्ययभाव समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? बारंबारता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ये प्रयुक्त किया गया या नहीं किया गया, इसमें भी ये प्रयुक्त किया गया योजक चिन्ह, इसमें भी योजक चिन्ह प्रयोग किया गया, इसमें भी योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। जब हम किसी शब्द को एक से अधिक बार लिखते हैं तो वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक उदाहरण हमने और लिया, जैसे अत्यधिक। क्या? अत्यधिक। अभिमानी, अभिमानी। स्वावलंबी, स्वावलंबी। ये सब पद किसके अंतर्गत जाएंगे? ये सारे पद जाएंगे अव्ययभाव समास के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ये नोट कीजिएगा। इसमें और उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे ये आपने के लिए नोट कर लिए, जैसे आमरण। इसमें अनेक प्रकार से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरणों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अव्ययभाव समास की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। प्रश्न कहां से बनते हैं? प्रश्न बनते हैं इनके उदाहरण से। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं इनके पद के बारे में, लेकिन इतनी बड़ी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है। ठीक है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। क्या इतने बड़े बड़े ऑप्शन बन जाएंगे? तो इनसे इतने बड़े बड़े ऑप्शन नहीं बन पाएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इनसे प्रश्न पॉइंट बना लिए जाते हैं, जैसे पदों से किस पद को प्रधानता दी जाती है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं समास में उदाहरणों से। ठीक है, तो दूसरा लिखिए इसमें अगला, आजन्म। क्या? आजन्म। इसमें आ क्या प्रयोग किया गया है? आ प्रयोग किया गया है उपसर्ग। आप सभी लोग जानते हैं उपसर्ग शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं या प्रारंभ में सॉरी। तो उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो अव्ययभाव समास में उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। आजन्म यानी जिसका जन्म ना हुआ हो। आमरण जो कभी ना मरे। ये सब क्या है? इन सब में क्या प्रयोग किया गया है? इन सभी में उपसर्ग प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सारे उदाहरण जाएंगे अव्ययभाव समास के अंतर्गत। इतना क्लियर हुआ? चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखती हूँ, काफी समय हो गया है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे, और जो साथी इस क्लास को पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी क्लास डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए, आपके साथी भी छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।